जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्वेश्चन से एनसीईआरटी का अगेन पिकअप किया हुआ है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी के। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। पहले 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब हम 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, एक बात हम यहाँ लिसनर्स को कह दें कि जब भी वो मैथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो उसके जो वर्ड्स हैं ना, वर्ड्स पे वो ध्यान को ज़्यादा सेंट्रलाइज करें, क्योंकि वहीं मैथमेटिक में गेम की जाती है। खैर, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे हमारी बातें ये स्वतः सिद्ध हो जाएंगी, हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हम ये बार बार अक्सर लेक्चर के दौरान, अपने लेक्चर्स के दौरान भी ये बातें हम कहते रहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है ना, वर्ड्स ही मेन है। वर्ड्स पे ही तो पूरी गेम खेली जाती है। तो बी क्लियर्स अबाउट द वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वहाँ बड़ा क्लियरिटी की बात होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब वर्ड्स की महत्ता को आप समझेंगे। शब्दम जालम महाजालम। क्या है कि गिवन दैट, ये गिवन है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं देखने में आता है ना कि 0 जो है उसको ऐसे वो लिख देते हैं, बट यहाँ देखिए, ये ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, ये 0 पे यहाँ ये इंडिकेशंस नहीं है, ये इंडिकेशन है। इसका मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। 0 इज ए वेक्टर, दिस इज ए null vector or 0 vector, but this is a 0 just like as a real number. This is a scalar. Keep difference that this 0 is a vector here, but this 0 is not a vector, this 0 is a scalar here. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहाँ है कि a डॉट b 0 है एंड a क्रॉस b 0 है, दोनों है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b? तो कह रहा है ए वेक्टर्स ए एंड बी का कैरेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए और बी से आप क्या समझेंगे, यानी वो दो वेक्टर्स ए और बी कैसे होंगे जिनके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, एंड है, आर नहीं है, एंड गेम खेली गई है, एंड ए क्रॉस बी 0 है, तो ए और बी के बारे में हमारा कंक्लूजन्स क्या होगा, आप क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे, या ए और बी कैसे वेक्टर्स होंगे, मुझे इसकी एनालिसिस करनी है। तो चलिए देखते हैं। एंड लिखा हुआ है यहाँ। क्वेश्चन 3 का हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ये हम जो सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं 3 का देने जा रहे हैं। गिवन है हमारे पास कि ए डॉट बी 0 है और साथ साथ एंड है ए क्रॉस बी 0 है। ठीक है, ये 0 वेक्टर है, आदत डाल लीजिए, जब वेक्टर हो तो 0 ऐसे लिखिए, अगर वो स्केलर तो दिस, और डॉट स्केलर होता है, क्रॉस वेक्टर होता है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा, अब एक कंक्लूजन से क्या निकलेगा, ए डॉट बी अगर 0 है तो हम क्या क्या निकालेंगे। यहाँ ए डॉट बी 0 है तो ए और बी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, आपका कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन निकालना है। अब ए डॉट बी 0 है तो इसकी मीनिंग क्या क्या होगी, यहाँ 2 बातें आएंगी। क्या बात होगी कि केस फर्स्ट की बात होगी। अगर ए डॉट बी 0 है तो पहली बात ये होगी आइदर ए 0 आर बी 0 आर बोथ 0, ये बात हो सकती है। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट तब 0 होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो, कम से कम दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक 0 होना चाहिए। आर क्या होगा, दूसरी संभावना क्या होगी बताइए, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी। हम ये जानते हैं कि अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो कम से कम एक 0 होना पड़ेगा। आर व्हाट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, सॉरी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर इनके बीच हम एंगल की बात करें तो केस सेकेंड में जो ए और बी के बीच जो एंगल होगी वो π/2 होगी, और अगर केस फर्स्ट में हम एंगल की बात कर लें कि वेक्टर ए 0 है और वेक्टर बी 0 है,
तो हमें ये पता है कि अगर हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड करते हैं, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम जीरो का वहाँ इंपॉर्टेंस क्या है। अगर दोनों वेक्टरों में एक वेक्टर अगर ज़ीरो हो गया तो फिर थीटा डिफाइंड नहीं होता है। इसके बारे में हमने लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में बात की है। अगर डॉट आप डिफाइंड कर रहे हैं या क्रॉस डिफाइंड कर रहे हैं और उनमें से अगर एक वेक्टर ज़ीरो हो गया तो थीटा इज नॉट डिफाइंड, ये केस बनता है और बड़ा ज़बरदस्त केस है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये डिफाइंड नहीं होता है। अगर दोनों में से एक वेक्टर ज़ीरो है तो थीटा डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये बी परपेंडिकुलर है तो कॉमन सी बात हो गई, थीटा π/2 हो गया। तो ये दो बात हो गई। अब यहाँ अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो है तो क्या होगा, यहाँ भी दो केसेस बनेंगे। पहला होगा कि आइदर ए ज़ीरो होगा आर वेक्टर बी ज़ीरो होगा, या ये हो सकता है कि दोनों ज़ीरो हो जाए आर। अब सेकेंड केस क्या होगा कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है। अगर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, इसकी मीनिंग ये होगी कि ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी आर वेक्टर ए इज कोलिनियर, वेक्टर ई इज कोलिनियर टू वेक्टर बी आर कोलिनियर विथ वेक्टर बी। कोलिनियर का मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन में लाई कर जाएंगे दोनों वेक्टर, या ए इज पैरेलल टू बी। अच्छा, अगर इनको मैं एंगल में लिखना चाहूँ तो एंगल में कैसे लिखेंगे, आइए है देखिए। अगर ए बी के पैरेलल है तो वो बातें होती हैं, तो थीटा ज़ीरो होगा आर पाई होगा, ये बात होगी। अगर थीटा ज़ीरो है आर पाई है तो पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट होता है। मतलब ये है, वेक्टर ऐसे हो दो वेक्टर, आर ऐसे हो, अगर ऐसे है तो पाई हो गया थीटा, अगर ऐसे है तो ज़ीरो हो गया। अच्छा, कोलिनियर है तो कोलिनियर के केस में भी यही बातें मेरी होंगी। अब जैसे एक ही लाइन में वेक्टर लाई कर जाए तो हो सकता है दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक हो जाए। अगर दोनों वेक्टरों का डायरेक्शन एक है तो वहाँ थीटा ज़ीरो होगा, लेकिन एक ही लाइन है, एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, तो इनके बीच जो एंगल होगी वो पाई हो जाएगी। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टरों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है तो ए क्रॉस बी तभी ज़ीरो होगा जब या तो दोनों पैरेलल हों या एक दूसरे के कोलिनियर हो, या ए कोलिनियर विथ बी। अगर ये दो बातें हैं तो उनको मैं अगर एंगल में बात लिखने जाऊं तो या तो थीटा ज़ीरो होगा थीटा पाई होगा, ये बात हो गई मेरी। अगर ए क्रॉस बी ज़ीरो है तो आपके पास ये कंक्लूजन्स होगा, अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो आपके पास ये कंक्लूजन्स होगा। और ये चार्ट आप बना लीजिए, क्योंकि जब भी ए क्रॉस बी या ए डॉट बी की जीरो आएगा तो उसका कंक्लूजन्स बस यही है। अब मुझे आंसर की तलाश करनी है। अब उस आंसर में एंड लिखा है, एंड का मतलब दोनों घटनाएं एक साथ साथ घटें। तो जब दोनों घटनाएं जो एक साथ साथ घटेंगी हम उसी बात को लेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, अब मैं आंसर यहाँ लिख दूँ तो आंसर क्या होगा यहाँ। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड है तो इसका नाम मैं यहाँ थर्ड कर दूँ और इसको फोर्थ कर दूँ। ये हो और ये हो, एंड है, आर लिखा रहता है तो आर की गेम होती है। अब एंड है तो मतलब क्या कि अब वो आंसर सही होगा जो दोनों एक साथ सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए पहले के साथ क्या होगा, फर्स्ट के साथ क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट के साथ 3 हो सकता है, फर्स्ट एंड 3 एक बातें हो सकती है, या फर्स्ट एंड 4 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि सेकेंड एंड 3 हो सकता है, और सेकेंड एंड 4 हो सकता है। अब देखिए कौन आंसर सही होगा। पहला फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं। एक बात और थोड़ा यहाँ कह दें कि जब भी डॉट और क्रॉस आप वेक्टर्स का लिखते हैं ना तो थीटा को ध्यान में रखिए कि थीटा क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का इजी वे में एक्सप्लेनेशन थीटा कर देता है। जैसे देखिए है इस क्वेश्चन में ए डॉट बी ज़ीरो है तो थीटा पे आइए, थीटा डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये केस पहला है तो थीटा डिफाइंड नहीं है। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि थर्ड केस में यहाँ भी बात वही है, अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक ज़ीरो है तो यहाँ थीटा जो होगा मेरा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों एक बात कह रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये कंक्लूजन हो सकता है कि दोनों में से कम एक वेक्टर जीरो हो। अगर ए डॉट बी जीरो है और ए क्रॉस बी जीरो है तो ये संभव है कि दोनों वेक्टरों में से कम एक जीरो है। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी है। राइट हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट एंड फोर्थ के बारे में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट ये कहता है कि थीटा डिफाइंड नहीं है और फोर्थ कहता है कि थीटा ज़ीरो होगा और पाई होगा। तो आंसर तो एक होगा,
जब आप ये कह देते हैं कि थीटा डिफाइंड नहीं है तो फिर ये कैसे कहेंगे कि थीटा 0 और पाई है? भाई एक ही बात न कहेंगे, थीटा 0 हो या पाई हो, या ये तो बात हो सकती है या ये हो सकता है कि थीटा डिफाइंड ना हो। दोनों तो हम बात कह ही नहीं पाएंगे ना। एक बार हम कहें कि थीटा डिफाइंड नहीं है एंड थीटा इज इक्वल टू पाई, ये कंट्रोवर्सी है या नहीं? तो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है कि ये ऑप्शंस या ये जो संभावना है सही नहीं हो सकती है, यानी वेक्टर्स हमारे क्या होंगे कि 0 वेक्टर नहीं होगा और पैरेलल नहीं होगा, ये बात फिनिश हो जाएगी। चलिए सेकेंड और थर्ड देखिए, यहाँ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है और यहाँ थीटा डिफाइंड नहीं है। अगेन कंट्रोवर्शियल चीज़ आ गई कि थीटा एंड अगर आर लिखा जाता तो बात सही हो जाती कि थीटा पाई बाई 2 होगा, आर थीटा डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर अब आप एंड कहते हैं कि थीटा पाई बाई 2 है एंड थीटा डिफाइंड नहीं है तो दोनों कंट्रोवर्सी हो गई ना, दोनों साथ साथ कहाँ होगी? एक बार कह रहे हैं थीटा डिफाइंड नहीं और कह रहे हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, मतलब ये संभावना भी आपकी फिनिश हो गई। 2 and 4 2 and 4 तो देखने से ही लग रहा है ना, यहाँ दिमाग को जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं थीटा पाई बाई 2 है एंड थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई है, नहीं संभव ही नहीं है। अगर पाई बाई 2 होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो फिर आर का केस चलेगा, एंड तो होगा नहीं, साथ साथ आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो फिर 2, 4 भी फिनिश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन्स अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी निकलेगा वो ये होगा कि दोनों में से कम एक वेक्टर आपका 0 होगा, ये कंक्लूजन्स होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये अच्छा क्वेश्चन सेट किया है एनसीईआरटी वालों ने, और इस पे कंपटीशंस में बहुत क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो एज ए चार्ट हमने, उम्मीद है हमें कि ये चार्ट जो हमने बनाया था आपने उसको नोट कर लिया होगा, और वो बना लीजिए क्योंकि आपकी वो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 0 का महिमा बड़ा गजब टाइप का होता है वेक्टर में, आपने देखा ही। अब एक क्वेश्चंस और देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चंस। पहले वर्ड्स को पढ़िए ध्यान से, वर्ड्स में डूब जाइए। मैथमेटिक्स का जब क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो तो उसके वर्ड्स में डूब जाइए और वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा। पहले वर्ड क्लियर करिए। या बच्चे पढ़ते हैं बट इंग्लिश की महिमा की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा, या जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको कम से कम वो नोट बनाएं, काम आएगा उनके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्या कहा है कि फाइदर ए 0 और बी 0। क्या मतलब है इस लाइन का? भले इस लाइन का मतलब समझिए। एक क्वेश्चन तब लगाएंगे ना जब इंग्लिश का मतलब आप समझेंगे, अगर मतलब ही नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन क्या लगाएंगे? मतलब ही एक क्वेश्चन हो गया। इफ़ आइदर ए 0 और बी 0 के इंग्लिश का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कम से कम एक वेक्टर 0 है, तो इंग्लिश की ये लैंग्वेज यूज की जाती है। इफ़ आइदर ए 0 और बी 0 का मतलब है कि कम से कम एक वेक्टर 0 है, ठीक है, दिया है। तब एक वेक्टर 0 है तो आप ए 0 ले लो या बी 0 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ भी ले लीजिए, चाहे ए को कहिए या बी को कहिए। अच्छा सर, यहाँ वेक्टर ए 0 है तो ये हम लगाना भूल गए, आप लगाते रहेंगे, ठीक है। देन कह रहा है कि ए क्रॉस बी 0 है, ठीक है, बात सही है, हमने एक बात कही भी है कि एक संभावना है कि दो वेक्टर, अभी हमने जस्ट एक्सप्लेनेशन पूरा किया हुआ है, और देखिए उस एक्सप्लेनेशन का ज़बरदस्त यहाँ यूज आ गया, इसलिए हमने कहा कि वो जो चार्ट हमने बनाया था ना, आप उसको बना लीजिए, फर्दर वे बड़ा आपके काम आएगा। यानी जो कहीं प्रॉब्लम फंसेगी ना, वो चार्ट आपको क्लियर कर देगा। देन कह रहा है ए क्रॉस बी, ठीक है जी, एस, बिल्कुल सही बात है कि अगर इनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो गया तो ए क्रॉस बी को 0 होना पड़ेगा। तो कह रहा है क्या इज कन्वर्स ट्रू, मतलब उल्टा ट्रू है कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या ये ज़रूरी है कि कम से कम एक वेक्टर 0 होना चाहिए? कन्वर्स का मतलब यही है कि अगर ये सत्य है तो क्या ये होगा। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में एक और बड़ा खूबसूरत लैंग्वेज लिखा जाता है, ए 0 और बी 0, इफ़ एंड ओनली इफ चलता है कन्वर्स में, ए क्रॉस बी 0। इसका क्या मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, अक्सर ये चीज़ें आएंगी। ए 0 और बी 0 है तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ए 0 है या बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। कन्वर्स का मतलब अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ये घटना घटित होनी चाहिए, यानी कम से कम एक 0 होना चाहिए। इज कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो नहीं, ऐसा कन्वर्स ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या अनंतों एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे हमें देखें, अगर हम वेक्टर यहाँ 2i कैप ले लें, बड़ा इजी क्वेश्चंस, और एक वेक्टर b मैं यहाँ 6i कैप ले रहा हूँ, डेफिनेटली वेक्टर a 0 नहीं है, वेक्टर b 0 नहीं है, बट अगर मैं a क्रॉस b निकालूँ तो क्या होगा, 2i क्रॉस 6i क्रॉस, ये हो गया 12i क्रॉस i,
और इस स्तर पे सब लोग जानते हैं आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होती है, तो दिस इज अ 0, यानी ए क्रॉस बी 0 है। तो मीनिंग ये हो गई कि दो वेक्टर्स का क्रॉस तो 0 है लेकिन ये दोनों 0 नहीं है, तो कन्वर्स ये ट्रू नहीं है। नहीं, एक एग्जाम्पल मिल गया। और गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक ही उल्लू चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, बट इनका क्रॉस 0 है। तो अगर किसी दो वेक्टरों का क्रॉस 0 है तो हम ये बात दावे के साथ नहीं कहेंगे कि कम से कम एक वेक्टर 0 होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, यानी दो नॉन जीरो वेक्टरों का भी क्रॉस 0 होगा बाय दिस। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। तो जस्टिफाई योर आंसर, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। और लिसनर जिस तो ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा उसके वर्ड्स को पढ़ें। अभी हम इसको वर्ड्स तो क्लियर करेंगे, और जब भी क्वेश्चंस लगाएंगे जो भी होगी हमारा वर्ड्स पे ज़्यादा जोर होगा, और कंपटीशन वही निकालेगा जिसका इंग्लिश का लैंग्वेज क्लियर होगा। बार बार ये चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश का आपका लैंग्वेज क्लियर नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, उसका लॉजिक आपके पास नहीं है कि लैंग्वेज कैसे घुमाई जाती है क्वेश्चनों में, तो आपके पास मैथमेटिक का कंसेप्ट नहीं हो सकता है। नेवर, कभी नहीं बनेगा कंसेप्ट आपके पास। कंसेप्ट बनाना है तो लैंग्वेज को समझना होगा। चलिए देखिए क्या है लैंग्वेज, मैथमेटिक्स यहाँ लैंग्वेज क्या कह रही है। कह रही है कि लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट माड ऑफ ए 3 दिया हुआ है। दो वेक्टर आपके पास हैं जहाँ माड ए 3 है और माड बी यहाँ है, √2/3 है, मतलब दोनों वेक्टर नॉन जीरो है। बात तो क्लियर हो गई। देन कहा है कि ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है इफ़ एंगल बिटवीन ए एंड बी दिस, मतलब कि दो वेक्टर ए और बी आपके पास हैं, वेक्टर ए का माड दिया है, वेक्टर बी का माड दिया है, और कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, उनके बीच एंगल क्या होनी चाहिए। तो यानी ए क्रॉस बी इज़ ए यूनिट वेक्टर की बात कही है। ए क्रॉस बी इज़ ए यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, उसका थोड़ा बखिया उधेड़ दीजिए, पोस्टमार्टम कर दीजिए थोड़ा। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर की बात कही है। ए क्रॉस बी इज़ ए व्हाट, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब होगा कि जो माड ऑफ ए क्रॉस बी होगा वो 1 आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो माड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, डिफाइन करिए इसको। ये हो गया, हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी है वो माड ऑफ ए इंटू माड ऑफ बी साइन थीटा, उनके बीच एंगल, और एन कैप बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और एन कैप में हमने बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया है इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में, जो चीज़ें हुई हैं। चलिए ठीक है, तो माड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, माड ऑफ ए माड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। दो बार माड लिखेंगे तो एक ही मतलब है, दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माड ऑफ साइन थीटा, ठीक है चलिए जी, एस हो गया, और ये हो गया एन कैप। सबको पता है दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। माड ऑफ ए पता है, गिवन है, माड ऑफ ए 3 है, और माड ऑफ बी √2/3 है, ये माड ऑफ साइन थीटा हो गया, और एन कैप दिस इज़ द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का माड 1 होता है, कैंसिल हो गया, और ये गिवन है दिस इज़ द 1 बाई दैट कंडीशंस। एक माड ऑफ ए क्रॉस बी इज 1 का है यूनिट वेक्टर, तो मुझे थीटा पता करना है, एंगल क्या होगी। तो माड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, माड ऑफ साइन थीटा 1/√2, दोनों बात हो गई यहाँ, ध्यान से देखिए, माड ऑफ साइन थीटा 1/√2 हो गया। इसका मतलब और भी एंगल होंगी, लेकिन मुझे वो एंगल तलाश करनी है जो ये ऑप्शंस की बात कही है। तो डेफिनेटली एक एंगल की π/4 होगी कि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और माड लिखेंगे तो माड ऑफ 1/√2 वो भी 1/√2 ही आता है। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम π/4 लिख देंगे तो ये क्रॉस बी जो होगा वो मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही है। दिस इज द क्लियर ऑप्शन हियर, π/4 होगा। दिस इज द प्रूफ हियर। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, ज़रूर करिए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कि क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी आपको समझ में आई या नहीं आई, ताकि कंसेप्ट आपका कंक्लूजन्स मिलेगा। जब आप कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ कमेंट करेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।